हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका हिस्ट्री क्लास 6 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इस चैप्टर में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको एक इंसाइट डेवलप करवाने की कोशिश की गई है हिस्ट्री में, कि आप जिसे हिस्ट्री को अच्छे से जान सकें और हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है इस चीज़ को आप जान सकें। ठीक है, और आप इसमें रुचि लें, किस तरह से आप इसमें रुचि लें इस चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें रसीदास क्वेश्चंस, ये क्या है? इसमें आप खुद अपने आप को, रसीदा को छोड़िए, आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आपका नज़र एक हेडलाइन पे जाती है छोटी सी। ठीक है, और उस हेडलाइन पे लिखा रहता है 100 ईयर्स एगो, यानी कि 100 साल पहले। तो यही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है कि रसीदा sat reading the newspaper, suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago, यानी कि रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती है और अचानक उसकी आंखें एक स्मॉल हेडलाइन पे जाती हैं जिसमें लिखा रहता है 100 साल पहले। और ये वो चीज़ देखती है कि 100 साल पहले लिखा हुआ है, तो वह सोच में पड़ जाती है कि कैसे कोई इतना साल पहले की बात जान सकता है। आप खुद सोच करके देखिए कि हमें 20 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती। ठीक है, 5 साल पहले क्या हुआ, ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो कैसे कोई जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस चीज़ को, तो कैसे हमारे पूर्वज रहते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो होमो सेपियंस हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, ये एक दिन के अंदर नहीं बना। ठीक है, ये कई हज़ार सालों की प्रक्रिया के बाद हम जब इवॉल्व हुए, कई हज़ार सालों की प्रक्रिया के बाद जब हम इवॉल्व हुए, तब जा कर के क्या हुआ, होमो सेपियंस बना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है कि हम अपने इतिहास को जानें। इतिहास का मतलब कि हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हम इवॉल्व हुए, पहले की लाइफ कैसी थी, यानी कि पास्ट लाइफ को जानें। ठीक है, इस चीज़ को हम जब जानते हैं तो उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे, ठीक, वे किस प्रकार से भोजन खाते थे, ठीक है, किस प्रकार से वो भोजन को इकट्ठा करते थे, कैसे आदमी ने भोजन को इकट्ठा करना सीखा, कैसे व्यापार आगे बढ़ा, इस चीज़ को जब जानेंगे तो इसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, ये आपका पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। एस्टरडे you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long long ago? Let us see how it can be done. यानी कि दिया हुआ है कि आप एस्टरडे का न्यूज़ तो रेडियो पे, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ ये आप किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत साल पहले क्या हुआ, इस चीज़ को हम कैसे जानते हैं। आइए इस चैप्टर में हम इस चीज़ को देखेंगे कि बहुत बहुत साल पहले क्या हुआ। तो इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये हम देखेंगे। इतिहास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इतिहास को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम अपने पास्ट में क्या गलतियाँ किए, ठीक है, अपने पास्ट में हम किस प्रकार से इवॉल्व हुए, इस चीज़ को जब हम जानते हैं तो हमको इस समय प्रेजेंट टाइम में नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं या फिर जो भी हमको सुविधाएं मिली हैं ये हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये हमको लगता है कि ये सब नेचुरल है और ये स्वाभाविक है इस तरह से हमको मिलना, लेकिन आपको नहीं मालूम होगा कि ये सब चीज़ें जो हमको आज मिली हुई हैं ये कई हज़ार सालों की प्रक्रिया के बाद ये चीज़ें हमको मिली हुई हैं। ठीक है,
ह्यूमन जो है इवॉल्व होते 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 तब इस टाइम पहुंचा, और अभी भी ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जानने का नाम ही इतिहास है। और इतिहास, जो भी समाज, जो भी व्यवस्था इतिहास से नहीं सीखती, उसे वही इतिहास फिर से दोहराना पड़ता है, ठीक है। तो इतिहास से सीखना इसलिए ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इतिहास से सीखें। हाँ, तो आइए देखते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ठीक है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट: व्हाट पीपल ate, द काइंड्स ऑफ क्लास दे वर, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artists, musicians and scientists। यानी कि हम बहुत सी चीज़ें, ये पहला पैराग्राफ आपका क्या कह रहा है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं कि लोग वहाँ पे क्या क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े वे पहनते थे, किस प्रकार के घरों में वे रहा करते थे, किस प्रकार से जो वहाँ के शिकारी हुआ करते थे उनका जीवन कैसा था, वहाँ के चरवाहे, वहाँ के किसानों का जीवन कैसा था, वहाँ के शासकों का जीवन किस तरह से हुआ करता था, वहाँ के व्यापारियों का जीवन किस तरह से हुआ करता था, ठीक है। साइंटिस्ट किस तरह से होते थे, म्यूजिशियंस किस तरह से होते थे, पुजारी किस तरह से रहा करते थे। ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं, यानी कि हम इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए हम कैसे इन चीज़ों को जान पा रहे हैं, यानी कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं या जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका सोचिए किस तरह से दिमाग होता होगा, और वो एक डिटेक्टिव माइंड की तरह होते हैं, जिससे कि वो पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको वो कभी कभी ज़मीन के नीचे से खोद के निकालते हैं, या कभी कभी खंडहरों में जा कर के वो रिसर्च करते हैं कई कई दिनों तक, और डिटेक्टिव माइंडसेट की तरह वो कई चीज़ों का क्लू मिला करके देखते हैं, तब उनको एक चीज़ पता चलती है कि हाँ पास्ट में ये चीज़ हुआ करती थी, और इन सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप अपने सीधे पास्ट लाइफ में चले जाइए, आप सीधे पास्ट में जाइए कुछ हज़ार साल पहले, और देखिए कि जब आग नहीं हुआ करती थी तो लोग खाना किस प्रकार बनाते होंगे, जब लोगों को क्रॉप उगाना मालूम नहीं था। आज के समय में हम गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ें उगाते हैं, लेकिन जब पहले के ज़माने में जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी तब जीवन कैसा रहता होगा, जब रेलवेज़ नहीं हुआ करते थे, जब हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे, तो किस प्रकार से यात्रा हुआ करती होगी। इन सारी चीज़ों को जानेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि कब, क्या, कहाँ, कैसे, किस प्रकार हुआ। इस चीज़ को जानने का नाम ही हिस्ट्री है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अपने दूसरे पेज पे, दूसरे पैराग्राफ में, वेयर डिड पीपुल लिव, यानी कि लोग कहाँ रहते होंगे, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। पीपुल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। यानी कि हम अपने मैप पे चलते हैं और इसमें फाइंड करते हैं रिवर नर्मदा को, ठीक है। हम अपने मैप पे चलते हैं और रिवर नर्मदा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रिवर नर्मदा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिवर नर्मदा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, पीपुल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, यानी कि लोग इस नदी के किनारे कई हजारों सालों तक रहे। और सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स, और कुछ लोग वहाँ पे इस तरह से रहते थे जो कि बहुत ही अच्छे गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि वो अपने अपने खानों को, अपने फूड्स को गैदर किया करते थे यहाँ पर, ठीक है। नर्मदा रिवर के पास यहाँ की बात की जा रही है इस मैप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को साथ में लेकर बैठेंगे, जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियरली विजिबल हो पाए, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। दे न्यू अबाउट द पास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। यानी कि यहाँ पे जो लोग रहा करते थे उनको फूड्स के बारे में जानकारी थी, ठीक है। फॉरेस्ट से जो वहाँ पे किस तरह से उनके रूट्स को यूज किया जाए, किस तरह से उनके फलों का यूज किया जाए, और जो फॉरेस्ट से जो भी उत्पाद हुआ करते थे, जो भी खाना हुआ करता था, उनको इसकी जानकारी थी, और वो इसको गैदरिंग किया करते थे, यानी कि इकट्ठा करके रखा करते थे इस नर्मदा रिवर के पास जो लोग थे वो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। आइए चलते हैं अपने पेज पे वापस। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स
यहाँ पे आप देखेंगे दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, यानी कि वो जानवरों का भी शिकार किया करते थे। ठीक है, अब तीसरे पेज पे हम चलते हैं। नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस मैप में हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस मैप में नॉर्थ वेस्ट, तो आपको मालूम होगा ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आपका किधर आएगा, आप अगर इधर देखें तो आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपका ये एरिया। ठीक है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इसमें हमको फाइंड करना है सुलेमान एंड किरथार हिल। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सुलेमान और किरथार हिल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, इसके बारे में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे पहले फसलों का उगना शुरू हुआ। ठीक है, जैसे कि व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, अबाउट 8000 ईयर्स एगो, यानी कि 8000 साल पहले लगभग इस रीजन में क्या हुआ, गेहूं का और बार्ले जैसे चीज़ों का उगना शुरू हुआ। ठीक है, 8000 ईयर एगो। और पीपुल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। और यहाँ पे लोग क्या करने लगे, जानवरों का पालन भी करना शुरू कर दिए, जैसे कि भेड़, बकरियाँ एंड कैटल्स। ठीक है, एंड लिव्ड इन विलेज, और गाँव में रहना शुरू कर दिए इस रीजन में। ठीक है, 8000 साल पहले की लगभग की बात है, आप सोच करके देखिए 8000 साल पहले की बात है। ठीक है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब हमको कहाँ पे जाना है, गारो हिल्स को देखना है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट आपका ये इधर रीजन, ये है गारो हिल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गारो हिल्स। तो इस एरिया में क्या लिखा हुआ है कि दिस वेयर सम ऑफ द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। हाँ, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और जहाँ पे सबसे पहले राइस को उगाया गया वो कहाँ पे है, विंध्यास के उत्तर में, यानी कि ये आपका विंध्यास है और इसके उत्तर में यानी कि इस तरफ कहीं जो है सबसे पहले चावल को उगाया गया। ठीक है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, चलिए हम तीसरे पेज पे आपको लेकर चल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। इस मैप को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दे रहा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर। ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो बड़ी नदियाँ होती हैं, जो बड़ी नदी होती है उसमें से जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं नदियों की, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी नदियों से निकलती हैं। तो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो हम देखते हैं रिवर इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज को। ठीक है, अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। तो आइए चलते हैं अपने मैप पे और देखते हैं रिवर इंडस। रिवर इंडस कहाँ है, यहाँ पे है इंडस रिवर। ठीक है, इस मैप पे, ठीक, यहाँ पे आपका रिवर इंडस है। तो क्या कह रहा है इसके बारे में कि अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज़ फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, यानी कि कुछ जो सब बहुत ही पुरानी जो शहरें थीं वो यहाँ पे इस नदी के किनारे पर पनपनी शुरू हुई थी 4700 साल पहले, यानी कि 4700 साल पहले। ठीक है, Later about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary। और इसके बाद 2500 साल पहले कुछ जो शहर थे वो गंगा के किनारे और इसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे पनपने शुरू हुए थे। गंगा यहाँ पर है आपका, ये है गंगा, और यहाँ पर जाकर के कुछ सिटीज़ जो हैं वो पनपने शुरू हुए थे और कुछ सिटीज़ यहाँ पर बनने शुरू हुए थे। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आइए पेज पे चलते हैं। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है,
यहाँ पे हम चलते हैं फिर से मैप पे अपने। ये जो मैप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम गंगा को देखते हैं, यहाँ पे हमारा गंगा है, ठीक है। इस मैप में यहाँ पे गंगा है, सॉरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कह रहा है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, और सोन को हम देखेंगे जो कि सोन है, यहाँ पे आपका सोन दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर है सोन और यहाँ पे है गंगा जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, यानी कि इनके आसपास का जो क्षेत्र था, टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, यानी कि गंगा के दक्षिण, यानी कि गंगा के दक्षिण कहीं इधर आपको क्या था, द एरिया वाज नोन एज मगध, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे, मगध कहा करते थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, और आज के समय में वो बिहार में स्थित है। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल, ठीक है। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे मगध के, जो मगध के शासक हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, ठीक। यहाँ पे है हम, इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम्स वेर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और जो वहाँ पे बहुत ही बड़ा साम्राज्य उन्होंने बसाया हुआ था, और ऐसे ही साम्राज्य देश के अलग अलग भागों में बटे हुए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, यानी कि लगातार लोग ट्रेवल किए हैं एक पार्ट के सब कॉन्टिनेंट से अदर पार्ट में, ठीक है। यानी कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब जैसे कि आपका इंडिया हो गया, इंडिया के पास का जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, पूरा प्रायद्वीप इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो है इन लोग एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रेवल किया करते थे। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा उस समय जर्नी करना, उस समय की जर्नी कितनी मुश्किल होती होगी जब रेलवेज नहीं थे, बड़ी बड़ी जहाज़ें नहीं थी, हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब भी लोग ट्रेवल किया करते थे। और इन पहाड़ों में, इन समुद्रों को लोग किस तरह से ट्रेवल करते थे, ये आप सोच करके देखिए कितनी मुश्किल हुआ करती होगी उस समय की जर्नी। हाँ, किस तरह से लोग ट्रेवल करते होंगे ये आप सोच करके देखिए। तो आपको अगर आज जो सुविधाएं मिली हुई हैं उन सुविधाओं को आप कंपेयर कीजिए और अपने पास्ट में चले जाइए और देखिए कि उस समय कितना मुश्किल होता होगा, और आज कितनी परिस्थितियां जो हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कितना आसान है कहीं जाना आना, ठीक है। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। जो मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है कि The hills and high mountains including the Himalaya, desert, rivers and seas made journey dangerous at time, यानी कि ये जो पहाड़, नदियाँ, समुद्र हुआ करते थे ये यात्रा को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी ये असंभव नहीं हुआ, लोग ट्रेवल किया करते थे। सो men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters, यानी कि तो मानव क्या किया, अब कभी कभी अपने रोजगार को खोजने के लिए लोग मूव किया करते थे, कभी कभी कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो उसके वजह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना पड़ता था, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता था कि समटाइम्स मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी आर्मीज को एक जगह से जब वो एक इलाका जीते थे तो वहाँ से दूसरे जगह जाना पड़ता था, ठीक है। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कारवांस एंड शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसके अलावा जो व्यापारी हुआ करते थे वो कारवां, अपना उनका कारवां चलता था, वो बेसिकली अपना टेंट वगैरह लगा करके चलता फिरता बाजार एक अपना ले करके, और कुछ वैल्यूएबल गुड्स यानी कि कुछ जरूरी जो वस्तुएं थी उनको ले करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो पैदल वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव, शहर से शहर, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, यानी कि उपदेश देने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। जैसे कि आपने आज शंकराचार्य के बारे में सुना होगा, उन्होंने चारों धाम की स्थापना की, तो वो किस तरह से पैदल चले होंगे आप सोच सकते हैं, इतने घने जंगलों में, घने पहाड़ियों में किस तरह से चलना वहाँ पे होगा, तो ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग तो एडवेंचर के लिए ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। एंड वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, कुछ लोग एडवेंचर के लिए ट्रैवल किया करते थे, कुछ नई जगहों की खोज के लिए, ठीक है। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और ये सब चीज़ों ने क्या किया, जब ये सारी ट्रैवलिंग होती है तो आप देखेंगे कि एक जगह का जो विचार है वो दूसरे जगह पे
शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता है, ठीक है, यानी कि आइडियाज़, उनके विचारों का बंटवारा हुआ करता था आपस में, जब एक जगह से लोग दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। तो वाई डू पीपल, एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके लिए कि वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे, इस समय लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। तो क्यों ट्रेवल करते हैं आप देख सकते हैं, लाइवलीहुड के लिए ट्रेवल किया करते हैं लोग, ठीक है, या फिर कहीं कुछ घूमना हुआ तो लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो क्यों ट्रेवल किया करते हैं ये आप सोचिए, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। लुक एट मैप वन वंस मोर, एक बार फिर से मैप की ओर देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did they scale the mountains and cross the seas, ठीक है। यानी कि हम अपने फिर से मैप पे चलते हैं, मैप पे चलते हैं और एक बार इन पहाड़ियों पे नज़र डालिए, ठीक है, एक बार नज़र डालिए जो यहाँ पर इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, अंडमान निकोबार आइलैंड। कितना कठिन होता होगा इस जगह पे चलना, लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों को क्रॉस किया करते थे और एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पीपुल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर, ठीक है, यानी कि पीपुल जो है, लोग यहाँ से पहाड़ियों से, इन जगहों से यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे वो सेटल हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है आराम से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे सारी चीज़ों को। These movements of people enriched our culture, tradition. People have suffered new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. यानी कि ये जो लोगों का मूवमेंट था उसने हमारे कल्चर को और ट्रेडिशन को बहुत ही समृद्ध बना दिया, यानी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत ही समृद्ध हो गई इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। जब एक जगह के लोग दूसरे जगह जाएंगे तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं, ठीक है। तो पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, यानी कि लोगों ने म्यूजिक बनाना सीख लिया, ठीक है, स्टोन जो है पत्थरों की मतलब डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, कुकिंग फूड यानी कि खाना बनाना भी सीखा, सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स यानी कि सालों से, यानी कि कई सालों तक वो लोग इस चीज़ को सीखते रहे और आज जा कर के वो चीज़ें इवॉल्व हुई, ठीक है, इवॉल्व हुई, ठीक। तो आगे चलते हैं। नेम ऑफ द लैंड्स, नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है, इस जगह का नाम कैसे पड़ा ये हम देखते हैं, ठीक है। तो टू ऑफ वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, यानी कि हम अपने कंट्री के लिए दो नामों का प्रयोग करते हैं, जो हमारी कंट्री है दो नामों का प्रयोग करते हैं हम। सबसे पहला हम करते हैं इंडिया और दूसरा करते हैं भारत। तो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो दो वर्ड का यूज हम प्रायः करते हैं, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये जो वर्ड इंडिया आया, ये जो वर्ड इंडिया आया ये इंडस से आया, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहा करते थे, ठीक है। ये जो वर्ड है इंडिया वो आया इंडस से और संस्कृत में हम इसको क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ईरानियंस एंड द ग्रीक्स और जो यूनानी वगैरह जो आए नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले, वर फेमिलियर विद द इंडस, वो इंडस के साथ बहुत ही परिचित थे और उन्होंने इस रिवर को हिंदूस कहा। क्या कहा? जो ईरानियंस वगैरह आए हैं उन्होंने
इस रिवर को हिंदूस कहा और इंडोस किसने कहा? जो ग्रीक और ईरानियंस यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो इन्होंने इस जगह को क्या कहा? इंडोस कहा। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। और हम मैप पे अपने चलते हैं, यानी कि यहाँ पर मैप पे हम अपने चलते हैं। वन सेकेंड। और देखते हैं यहाँ पर इस मैप में रिवर इंडस, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, जो रिवर इंडस है, ठीक है। इसके ईस्ट में, यानी कि इसके ईस्ट का ये जो लैंड है, ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये सब, इसको क्या कहा गया? इंडिया कहा गया, ठीक है। और द नेम भारत यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट का मतलब आपका इधर आएगा, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इधर का जो एरिया था, यहाँ पर कुछ समूह हुआ करते थे जिनको भारत कहा जाता था। और इन्हीं के नाम पे ऋग्वेदा में जो कि मेंशन है, इसको क्या कहा गया? भारत कहा गया, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि जो भारत राजा हुआ करते थे, उनके नाम पे भी हमारे देश का नाम भारत रखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। इस चीज़ को हम देखेंगे। आइए चलते हैं वापस अपने पेज पे। देखते हैं, ऋग्वेदा में इसका मेंशन है, ठीक है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। और ऋग्वेदा क्या है? अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री। और ये बाद में हमारे देश के लिए यूज हुआ, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।